तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला अध्याय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बच्चों कूलाम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, यानी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बच्चों आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कूलाम का नियम जो है बच्चों, अगर हम लोग इसकी बात करें एग्जाम की दृष्टि से, तो यह पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हम लोग चार्ज से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे, यानी वैद्युत आवेश से संबंधित जितने पॉइंट्स थे, 2 वीडियो में हम लोग कवर कर लिए हैं, जो कि काफी बड़ा लेंथ नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट का है। आप लोग उसको देख लेंगे तो वैद्युत आवेश से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। इस वीडियो में बच्चों हम लोग कूलाम्स लॉ देखने वाले हैं, यानी कूलाम का नियम, जो कि एग्जाम ऑफ यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह जो पॉइंट है, इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कूलाम्स लॉ क्या है और क्या इस नियम में हमें बताया गया। तो बच्चों कूलाम्स का नियम क्या है, इस नियम में बताया क्या गया हमें बच्चों। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछले क्लासों में हमने पढ़ा, यानी पिछले कुछ बिंदुओं पे हमने ध्यान दिया कि जो सर जी वैद्युत आवेश होता है, क्या होता है सर जी? वैद्युत आवेश। वह जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, यानी जो वैद्युत आवेश होता है बच्चों, वह एक दूसरे पे क्या करता है? बल लगाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण का बल, और अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण का बल, चाहे तो वह प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? प्रतिकर्षण। बट अगर प्लस माइनस है या फिर क्या माइनस प्लस है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? आकर्षण। तो यह जो फोर्स होता है सर जी, यह जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला यह जो बल है, यह बल होता कैसे है, कितना होता है, ज्ञात कैसे करते हैं? यानी अगर बात करें बच्चों यहाँ पर हम लोग इस फोर्स की, तो इस फोर्स को हम ज्ञात कैसे करते हैं? यानी आवेशों के मध्य में जो फोर्स लगता है आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, इसको ज्ञात कैसे करते हैं, इसके विषय में कूलाम ने एक नियम दिया, जिसको हम कूलाम के नियम से जानते हैं। यह नियम है क्या बच्चों? तो आइए समझते हैं एक एक पॉइंट ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो आई होप आप लोग पूरा ध्यान देंगे समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार क्या बताया जाता है बच्चों कि इन्हीं दो आवेश, अगर मान लो हमारे पास कोई दो आवेश हो Q1 और Q2, मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश हमारे पास Q1 है और यहाँ पे एक आवेश क्या है? Q2। अब दोनों सेम नेचर के भी हो सकते हैं, अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। सेम नेचर के होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, अपोजिट नेचर के होंगे तो आकर्षित करेंगे। तो कहा जा रहा है बच्चों कि दो आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है, या जैसा कि हमने जाना कि दो आवेशों के मध्य में फोर्स कार्य करता है, तो इनके मध्य बच्चों जो फोर्स कार्य करेगा, जो बल लगेगा, वह बल होगा कितना? तो इन्होंने बताया कूलाम ने कि इन आवेशों के, यह जो आवेश हैं, इन आवेशों के मात्राओं, नेचर की बात नहीं की जा रही है, उसके रिजल्टेंट परिमाण की बात की जा रही है, इन मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों अगर इनके बीच की दूरी हम r ले लें, तो इस नियम में क्या बताया गया, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि इन आवेशों के मध्य यह जो लगने वाला फोर्स है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और दूसरा क्या कहा जा रहा है, इनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी अपान r स्क्वायर। तो इन्होंने यह कथन अपने नियम में बताया कि इन्हीं दो आवेशों के मध्य जो फोर्स लगेगा बच्चों, वह फोर्स इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इनका यह नियम था। सर जी ज्ञात कैसे करेंगे कितना फोर्स लग रहा है? तो इनको थोड़ा सा अगर हम आगे हल करें, यहाँ से इन्होंने इस साइन को हटाया तो एक नियतांक जोड़ा स्मॉल के, और इन्होंने कहा कि बच्चों यह जो स्मॉल के है, इसको आप कहोगे अनुक्रमानुपाती नियतांक। स्मॉल के क्या है बच्चों? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और इसका इन्होंने मान जो दिया बच्चों, वह दिया 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर बच्चों 9। मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कहाँ से मात्रक आया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसा कि फोर्स का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। तो न्यूटन दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम कूलम हो जाएंगे कूलम स्क्वायर, तो अपान में कूलम स्क्वायर, यानी कह सकते हो के इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान Q1 इंटू Q2, यानी फोर्स का हो जाएगा बच्चों न्यूटन, यहाँ दूरी का हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान Q1 Q2 कूलम कूलम क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम स्क्वायर। यानी के का जो मात्रक होगा बच्चों वह होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मान कितना होगा, 9 गुणे 10 की पावर 9, यानी इस नियम को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान क्या, आर स्क्वायर। समझ पाए होंगे। तो यह नियम है किसका, कूलम का। तो इस सूत्र की सहायता से बच्चों हम किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। सर जी आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का, इसके विषय में आपने आवेश के विषय में अच्छे से पढ़ लिया। अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण का बल होगा, विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण का बल होगा। क्लियर है बच्चों। क्या है कूलम का नियम, कूलम के नियम से हम दो आवेशों के मध्य बल ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, तो यह बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इस सूत्र की सहायता से। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर इस नियम को समझे होंगे तो यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इस नियतांक में यह जो नियतांक एक वैल्यू आया एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुविकल्पी में एक आध प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो इसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं किस नाम से, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट के नाम से, एप्सिलॉन नॉट के नाम से। बच्चों इसका जो मान होता है, इसका मान होता है बच्चों 8.85 गुणे 10⁻12। अगर बच्चों इसके मात्रक की बात करें, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, तो यहाँ पे जो मात्रक होगा, तो बच्चों मात्रक अगर निकालना चाहो आप, तो यहाँ नॉर्मली आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने पढ़ा यह बराबर के Q1 Q2 अपान क्या, आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ के क्या है, के है सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हमें किसका मात्रक निकालना है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का। तो अगर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हो तो बटे में गुणे में भेज दो या बटे में भेज दो, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, अगर इसके मात्रक को हम लिखें तो 1/4 पाई इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कूलम 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 स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, आर दूरी था तो इसका मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका मात्रक बन जाएगा एसआई मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ पाए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे जो इसका मात्रक है 1/4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है, कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बट अगर केवल एप्सिलॉन नॉट का पूछा जाएगा तो उसी का उल्टा हो जाएगा, यहाँ जो कूलम स्क्वायर है ऊपर होगा, यानी यहाँ पे कह सकते हो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻12। पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन नॉट। समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बच्चों कुछ यहाँ नोट का पॉइंट है, ध्यान देंगे। अगर आपको कूलम्स लॉ समझ में आया है तो इन नोट्स के पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। क्या कहा जा रहा है बच्चों, यदि दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो। सर जी वहां क्या था बच्चों, एक चीज वहां आप लोग ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे यह सूत्र डिराइव किया बताया गया है कूलम के नियम के अनुसार, फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो बच्चों यह निर्वात या वायु के लिए, इसके लिए है निर्वात या वायु के लिए। बट यहाँ पे बच्चों अगर इन आवेशों के मध्य में हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, कोई लकड़ी रख दें, शीशा रख दें, कोई भी परावैद्युत पदार्थ यानी कोई कुचालक पदार्थ, तो उस केस में उस कुचालक पदार्थ का जो मान होता है उसको परावैद्युतांक कहते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। अगर इन आवेशों के मध्य में हम कोई परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम ला दें, यानी कोई कुचालक पदार्थ जैसे इन चीजों में से किसी को रख दें, तब यही जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, एफ एम या फिर एफ के, यानी मीडियम में फोर्स, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बल, या फिर कह सकते हो किसी मीडियम में फोर्स माध्यम में बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के 1/4πε0 के। इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ पे ε0 है, 0 यहाँ रहेगा। 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कब? जब आवेशों के मध्य में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए। यहाँ के क्या है? नियतांक है, जिसे पदार्थ का परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तथा कुचालक पदार्थ को क्या कहा जाता है? परावैद्युत कहा जाता है। इस कुचालक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो पदार्थ रख रहे हो इसको कहा जाता है परावैद्युत। और इसका जो मान है, नियतांक है, या जो के, इस परावैद्युत पदार्थ का जो आंशिक मान है, जिसको के कह रहे हो परावैद्युतांक, उसको परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। आई होप यह पॉइंट समझ पाए होंगे। सेकंड पॉइंट बच्चों आप लोग याद रखेंगे क्या? यहाँ पे नोट में सेकंड पॉइंट क्या याद रखेंगे? जैसे माध्यम के आने पर जो यह फोर्स है बच्चों, यह कितना हो गया? 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान क्या? R स्क्वायर। यह हो गया। तो इतने को, जो यहाँ आपको ε0 के दिख रहा है, इतने को बच्चों केवल आप कहते हैं एप्सिलॉन। ε0 को केवल आप क्या कह सकते हो? एप्सिलॉन। यहाँ से एप्सिलॉन क्या है? तो आप रखेंगे जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता है, यानी माध्यम की वैद्युशीलता, आवेश के बीच में जब आप कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिए हो तब ε0 के हो गया है। इस गुणनफल को आप केवल क्या कह सकते हो? एप्सिलॉन, जिसे क्या कहेंगे? माध्यम की वैद्युतशीलता कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? माध्यम की वैद्युतशीलता। तो यहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो कि सर जी एप्सिलॉन अपान ε0 जो है वह के की क्या होगा? बराबर, यानी परावैद्युत पदार्थ का जो आंशिक मान होगा उस मान की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ पाए होगे? याद रखेंगे एप्सिलॉन अपान ε0 इज इक्वल टू के। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युशीलता, और ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता। थर्ड पॉइंट बच्चों याद रखेंगे क्या? जैसा कि निर्वात या वायु के लिए हमने जो फोर्स पढ़ा, निर्वात या वायु के लिए जो कूलम्ब लॉ हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ इस्तेमाल किया था जिसका मान यही होता है। अगर इसको बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले और माध्यम के लिए अगर बात करें यही फोर्स, तो माध्यम में यही बल कितना होता है बच्चों? एफ के इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान क्या? R स्क्वायर। अगर इसको मान ले इक्वेशन क्या? सेकंड। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, अगर हम सेकंड को डिवाइड कर दें किससे? फर्स्ट से, तो क्या पाएंगे? ध्यान से देखेंगे। अगर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो आप कह सकते हैं सर जी एफ के अपान एफ इज इक्वल टू, जब इस पूरे वैल्यू में इससे डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? ध्यान से देखिएगा। यह पूरा वैल्यू अगर हम यहाँ साइड में लिखना चाहें तो यही लिखेंगे 4πε0 के Q1 Q2 अपान क्या? R स्क्वायर। और बटे में क्या है बच्चों? इससे डिवाइड कर रहे हैं, एफ से, कहेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो नोटिस करेंगे Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल, 4πε0 कैंसिल, बचेगा केवल 1 अपान के। क्या बचेगा? 1 अपान के। अगर इसी को आप ऐसे लिख दो, एफ अपान एफ के इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा बच्चों? के हो जाएगा। एफ अपान एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। समझ पाए होंगे? तो यहाँ से एक निष्कर्ष और से जान लिए। नोट के सेकंड पॉइंट में आपने क्या देखा? एप्सिलॉन अपान ε0 इज इक्वल टू के। और यहाँ पे क्या देखा? एफ अपान एफ के इज इक्वल टू के। यहाँ क्या था बच्चों? एप्सिलॉन अपान ε0 इज इक्वल टू के। और यहाँ क्या है? एफ अपान एफ के इज इक्वल टू के। आप इसको नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते थे, ये बताओ 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यह पूरा किसके बराबर है? एफ के। तो आप कह सकते थे सर जी एफ के इज इक्वल टू एफ अपान क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। एफ के इज इक्वल टू, इस पूरे के जगह पे एफ रख दोगे, एफ अपान के। तो अब अगर यहाँ से सॉल्व करो तो के गुणे में जाएगा या कहाँ जाएगा? बटे में। तो आप कह सकते हो एफ अपान एफ के इज इक्वल टू के। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से हो क्या रहा है? तो कभी कभी बच्चों एग्जाम में पूछ लेता है कि परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। यानी जो परावैद्युत पदार्थ है, कुचालक पदार्थ, जिनको आवेशों के बीच में आप रख रहे हो, इसका जो मान होता है परावैद्युतांक जिसको कहते हो, इससे क्या तात्पर्य? इसको आप परिभाषित कैसे करोगे? तो आप यहाँ से भी परिभाषित कर सकते हैं और यहाँ से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे सर जी? ध्यान से देखिएगा।
अगर हम यहाँ से परिभाषित करना चाहें तो कहेंगे क्या, किन्हीं दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, या ऐसे समझिएगा, किसी दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किन्हीं दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ से क्या कह सकते हो बच्चों, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले निर्वात या वायु में बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु में लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को माध्यम की परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु में लगने वाला वैद्युत बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यह दोनों तरह से परिभाषित कर सकते हो, शायद समझ पाए होंगे। तो कूलॉम्स लॉ क्या है, इसको आप लोग समझे होंगे। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम के नियम में हमारे पास एक राशि आया, कूलॉम का नियम आई होप आप लोग समझे होंगे। दूसरा पॉइंट, इसमें एक राशि आया एप्सिलॉन नॉट, जिसके विषय में हमने जान लिया। एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, मान कितना होता है, मात्रा कितना होता है। यहाँ पे कुछ नोट्स के पॉइंट थे जिसपे हमने विचार विमर्श कर लिया। अब अगर बच्चों आगे बढ़े तो कुछ प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या है। कहा जा रहा बच्चों, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना और इतना आवेश है। ध्यान से सुनिएगा, दो आवेश वायु क्या कहा जा रहा, वायु में एक दूसरे 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले। मान लो पहला गोला है जिस पर आवेश Q1 है, दूसरा गोला है जिस पर आवेश क्या है, Q2 है। Q1 का जो मान है बच्चों वह कितना है, तो Q1 का मान आप देख सकते हैं, दिया गया है 2 × 10⁻7 कूलम, और यहाँ दिया गया है 3 × 10⁻7 कूलम। कहा गया बच्चों इनके बीच की दूरी कितना है, जो R कहते हो, जो कि दिया है 30 सेमी। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो बच्चों तो 30 × 10⁻2 मीटर। तो कहा गया इनके बीच बल कितना लगेगा, यह पूछेगा, तो पूछा है। तो हमने यह बराबर पढ़ा सर जी के Q1 Q2 अपान क्या R²। तो यहाँ से अगर हम K का मान रखें बच्चों, जानते हैं 9 × 10⁻9, और Q1 का मान है 2 × 10⁻7, Q2 का मान है 3 × 10⁻7, बटे में देख रहे हैं R², R का मान है 30 × 10⁻2, यानी इसको 2 बार लिख दीजिए, 30 × 10⁻2 × 30 × 10⁻2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना न्यूटन बल हो जाएगा। आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों, तो यहाँ पे कूलॉम्स लॉ हमने देख लिया, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड एक सवाल देख लिया। आई होप इन सारे पॉइंट्स को आप लोग समझे होंगे। अगर पूरा पॉइंट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से शुरू से वीडियो देखो, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 15-20 मिनट का होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।